कार्नेलियन कहाँ से आता था, गोल्ड कहाँ से आता था, कॉपर कहाँ से आता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर के एक भी स्टोर नहीं है, कॉपर का एक भी हमारे पास साइट नहीं था जहाँ से हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सके। तो कॉपर के लिए भारी मात्रा में फॉरेन ट्रेड पे डिपेंडेंट रहते थे। ओमान से कॉपर आता था, फिर हम साउथ इंडिया में कुछ एक्सपेडिशंस वगैरह भेजा करते थे कॉपर के लिए। सो हेलो एंड वेलकम टू ब्लेड लर्नर। आई एम सुधांशु एंड स्वागत है आप सभी का क्लास 12 की हिस्ट्री चैप्टर 1 ब्रिक्स बीट्स एंड बोन्स के सब टॉपिक सीरीज के आज के वीडियो में, जिसमें हमारा टॉपिक होने वाला है द क्राफ्ट प्रोडक्शन इन हड़प्पन सिविलाइजेशन की। हड़प्पन सिविलाइजेशन में अलग अलग क्राफ्ट को कैसे प्रोड्यूस किया जाता था। पिछले वीडियो तक हमने मोहनजोदड़ो के शहर को देख लिया था, सोशल डिफरेंसेस देख लिए थे, जिसमें हमने देखा ब्यूरियल्स को देखा, ग्रेव्स को देखा, मतलब कब्रों को देखा कि कैसे हड़प्पन सिविलाइजेशन में लोगों को दफनाया जाता था, क्या कुछ स्पेशल प्रोविजंस थे। जैसा इजिप्शियन सिविलाइजेशन में हमने देखा बड़े बड़े पिरामिड्स को बनाया गया है अलग खास लोगों के लिए, तो ऐसा हमें हड़प्पन सिविलाइजेशन में देखने को नहीं मिला। ग्रेव्स जनरल होते थे, मतलब बड़े बड़े लोगों को भी शायद मामूली तौर पे ही दफनाया जाता होगा। उसके अलावा हमने ऑब्जेक्ट्स को एनालाइज किया, द ऑब्जेक्ट्स दैट वेर यूज्ड बाय हड़प्पन्स। तो उसमें हमने लग्जीरियस गुड्स की कैटेगरी में कुछ सामानों को रखा, फिर यूटिलिटेरियन गुड्स की कैटेगरी में जिनको रोजाना तौर पे इस्तेमाल किया जाता था उस कैटेगरी में कुछ सामानों को रखा। देन वी रियलाइज्ड कि सोशल डिफरेंसेस के तौर पे इनकम, एवरेज इनकम हम कह सकते हैं कि उसमें डिफरेंस था, शहर टू शहर वैरी करते थे। जो बड़े शहर होते थे लाइक मोहनजोदड़ो हो गया, हड़प्पा हो गया, वहाँ पे एवरेज इनकम ज़्यादा होती थी। एंड जो छोटे शहर होते थे लाइक लोथल हो गया या बालाकोट हो गया, यहाँ पे एवरेज इनकम बहुत कम होती थी। इसीलिए छोटे शहरों में हमें लग्जरियस गुड्स कम मिले हैं एंड बड़े शहरों में हमें लग्जरियस गुड्स की संख्या तादाद ज़्यादा मिली है। तो गेटिंग स्टार्ट विद दिस वीडियो विद अ क्विज। द क्विज इज व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट। आई चैलेंज यू टू अटेम्प्ट दिस क्विज, ताकि आपका ये जो रिविजन है वो सुदृढ़ हो सके एंड हमें भी पता चल सके कि हमारी जो एफर्ट्स है वो आप तक कितनी पहुंच रही है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग वाज एन यूटिलिटेरियन गुड्स। सबसे पहले तो आपको ये समझना पड़ेगा कि यूटिलिटेरियन गुड्स होते क्या है। अगर आपने नहीं देखा हमारे पिछले वीडियो तो आप जाके देखें, वहाँ पे हमने यूटिलिटेरियन गुड्स का, लग्जरियस गुड्स का कॉन्सेप्ट बताया है। तो यहाँ पे 4 ऑप्शन आपके सामने दिए हैं, आपको बताना है कि इसमें से कौन सा जो है यूटिलिटेरियन गुड्स है। तो लैपिस lazuli, क्या ये यूटिलिटेरियन गुड्स था, क्या गोल्ड था, क्या कॉइन था, या नन ऑफ द अबव। इन तीनों में से कोई भी यूटिलिटेरियन गुड्स या यूटिलिटेरियन ऑब्जेक्ट नहीं है। तो आप अपने आंसर को कमेंट बॉक्स में पिन करेंगे सही ऑप्शन के साथ। आई वेटिंग फॉर योर आंसर्स एंड आई चैलेंज यू टू अटेम्प्ट द क्विज, ताकि आपके रिविजन का हमें पता चल पाए। नाउ अगेन चैप्टर को स्टार्ट करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो द क्राफ्ट प्रोडक्शन, यहाँ पे सबसे पहले आप कुछ नमूनों को देख लें, कुछ सैंपल्स को देख लें। आप जब कभी दिल्ली जाएंगे तो वहाँ पे नेशनल म्यूजियम है एंड इस नेशनल म्यूजियम को भी कब गठित किया गया इसके बारे में हमने चर्चा करी है जब हमने लास्ट चैप्टर थिंकर्स बिलीव्स एंड बिल्डिंग्स को देखा था। तो क्योंकि जब देश आज़ाद होता है तो हमारे पास बहुत मॉन्यूमेंट्स थे एंड बहुत सारे अहम स्ट्रक्चर थे जिनको प्रिजर्व करके रखना ज़रूरी था। तो इसीलिए बहुत बड़े नेशनल म्यूजियम की स्थापना करी जाती है नई दिल्ली में, इंडिया गेट से बहुत कम दूरी पे। अगर आप कभी जाएंगे तो एक तरफ नेशनल म्यूजियम आपको देखने को मिलेगा एंड उसके ठीक सामने एक आर्ट गैलरी है जहाँ पे बहुत एंटीक पेंटिंग्स बहुत बड़े बड़े पेंटर्स द्वारा बनाई गई। उसमें टैगोर फैमिली द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी हैं, रवि वर्मा द्वारा बनाई गई पेंटिंग्स भी है, बहुत सारे अलग अलग फॉर्म ऑफ पेंटिंग्स भी है, तो वो भी आपको देखने को मिलेंगे। एंड सबसे खास बात यह है कि उन आर्ट गैलरी में बहुत अच्छे अच्छे गाइड्स हैं जो आपको बताएंगे अलग अलग पेंटिंग्स के बारे में, अलग अलग पेंटिंग्स की हिस्ट्री एंड कैसे इसको बनाया जाता था। एंड नेशनल म्यूजियम में तो आप समझे जितनी भी चीज़ें आप सोच सकते हैं सारी चीज़ें, सातवाहना अम्पायर से रिलेटेड, हड़प्पन सिविलाइजेशन से रिलेटेड, मौर्यन अम्पायर से रिलेटेड, चोलास से रिलेटेड, जितनी भी चीज़ें इंडिया की हिस्ट्री में आज तक आई हैं सबके एविडेंसेस हैं। इंडियन नेवी का कैसे उदय होता है, इंडियन आर्मी के जो लैंडमार्क इवेंट्स थे, सारी चीज़ों के अवशेष, सारी चीज़ों की हिस्ट्री वहाँ पे दाखिल है। तो आप नेशनल म्यूजियम को जरूर विजिट करें जब भी आप दिल्ली जाएं। सो दीज आर सम सैम्पल्स ऑफ द क्राफ्ट ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। अब सबसे पहले ये जान लेते हैं कि क्राफ्ट बनाने के लिए किन किन मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जाता था। तो मटेरियल्स इन यूज्ड, सबसे पहला तो हम स्टोन को देखेंगे, किन किन स्टोन का इस्तेमाल किया जाता था, किन किन पत्थरों का इस्तेमाल किया जाता था। सबसे पहला पत्थर आता था हमारा कार्नेलियन, एक लाल कलर का पत्थर होता है, स्क्रीन पे आ रहा होगा आपके सामने। देन आता था जैस्पर, जैस्पर एक सतरंगी टाइप का होता है, बहुत ही सुनहरा लगता है। एंड उसके बाद क्रिस्टल, आप सबने दिखाई होगा क्रिस्टल को। एंड उसके बाद आता है हमारा क्वार्ट्स, एक लाइमस्टोन की तरह, एक फिटकरी की तरह। एंड उसके बाद आता हमारा स्ट्रेटाइट। स्ट्रेटाइट का आपने मेसोपोटामिया का जब चैप्टर पढ़ा था 11th क्लास की हिस्ट्री में, तो वहाँ पे स्ट्रेटाइट का वहाँ पे भी इस्तेमाल होता था। वो मूर्तियों को बनाने के लिए स्ट्रेटाइट का इस्तेमाल किया करते थे। लैपिस lazuli एक स्टोन होता था जिसको शॉर्टुगाई से बहुत कीमती तौर पे एक्सपोर्ट किया जाता था। लैपिस lazuli वाज वन ऑफ द मोस्ट लग्जरियस ऑब्जेक्ट्स दैट वर ट्रेडेड इन द हड़प्पन सिविलाइजेशन विद द मेसोपोटामिया, विद द इजिप्ट, विद द ओमान, विद द बहरीन, क्योंकि लैपिस lazuli उस ज़माने में बहुत कम जगहों पे पाया जाता था। एंड शॉर्टुगाई जो अफगानिस्तान में एक हड़प्पा साइट थी, वहाँ पे लैपिस lazuli अच्छे खासे मात्रा में होता था। तो लैपिस lazuli का इंटरनल ट्रेड तो होता ही था, यानी कि मोहनजोदड़ो के लोग तो शॉर्टुगाई से खरीदते थे, बाकी शॉर्टुगाई से लैपिस lazuli भारी मात्रा में मेसोपोटामिया को भी एक्सपोर्ट किया जाता था। तो वहाँ पे मूर्तियों को बनाने के लिए, डेस्क को बनाने के लिए स्ट्रेटाइट एंड लैपिस lazuli की आवश्यकता पड़ती थी।
अब स्टोव से यूज के बाद देखते हैं यहाँ पे एबस्टेटाइट का एक नमूना देख सकते हैं। तो कौन कौन से मेटल सब इस्तेमाल किए जाते थे, ये तो स्टोव्स हो गया। इसके अलावा एक आप लैपिस lazuli को भी देख लें, उसको भी जोड़ लें। लैपिस lazuli का भी आप देख सकते हो, तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पे आ रही होगी। सो मेटल्स इन यूज्ड फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन, सबसे पहला और सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मेटल था कॉपर। उसके बाद ब्रॉन्ज, क्योंकि ये ब्रॉन्ज एज से बिलोंग करता है। आयरन की आविष्कार अभी तक नहीं हुई है। आयरन वैदिक पीरियड जब शुरू होगा 1500 BC, उसके बाद इसका जो इन्वेंशन है वो होगा। एंड जो सबसे कीमती आप कह रहे मेटल, सबसे कीमती सबसे नायाब मेटल, दैट वॉज गोल्ड। गोल्ड का आप कह रहे तो यूज शुरू हो चुका था, लेकिन गोल्ड वॉज वेरी रेयर, बहुत रेयर था। लोग इसका ट्रेड ना के बराबर करते थे, क्योंकि इसको लोग फ्यूचर जनरेशनल वेल्थ के रूप में एक्यूमुलेट करना चाहते थे। तो दीज वर 3 मेटल्स इन यूज फॉर क्राफ्ट प्रोडक्शन। इसमें कॉपर की सबसे ज़्यादा यूज़ करी जाती थी, फिर ब्रॉन्ज का भी इस्तेमाल करा जाता था। ब्रॉन्ज इज बेसिकली एलॉय। तो ऐसे करके इन मेटल्स का इस्तेमाल किया गया, फिर इन स्टोन्स का इस्तेमाल किया गया पर्टिकुलरली। तो ये हमारे हो गए कौन कौन से मटेरियल्स का हम लोग इस्तेमाल करते थे। आगे अगली वीडियो अगर हम पढ़ेंगे तो उसमें देखेंगे कि इन मटेरियल्स को कहाँ से प्रोक्योर करा जाता था। कार्नेलियन कहाँ से आता था, गोल्ड कहाँ से आता था, कॉपर कहाँ से आता था। हड़प्पन सिविलाइजेशन में कॉपर के एक भी स्टोर नहीं है, कॉपर का एक भी हमारे पास साइट नहीं था जहाँ से हम कॉपर एक्सट्रैक्ट कर सके। तो कॉपर के लिए भारी मात्रा में फॉरेन ट्रेड पे डिपेंडेंट रहते थे। ओमान से कॉपर आता था, फिर हम साउथ इंडिया में कुछ एक्सपेडिशंस वगैरह भेजा करते थे कॉपर के लिए। अब देखते हैं कौन कौन से मेजर सेंटर्स, जैसा आप आज के समय में देखते हैं स्पेशल इकोनॉमिक जोन का कॉन्सेप्ट है, जहाँ पे एक एरिया डिमार्केट करा जाता है, मतलब बाउंड्री बनाई जाती है और उसके अंदर बहुत सारी चीज़ों का प्रोडक्शन होता है। उसके अंदर इंडस्ट्रीज लगाई जाती हैं, उसके अंदर बड़े बड़े ऑफिस बनवाए जाते हैं, टर्शरी सेक्टर्स के, IT सेक्टर्स के। तो ऐसे ही उस ज़माने में भी मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन होते थे, यानी कि किसी खास ऑब्जेक्ट के प्रोडक्शन के लिए किसी खास जगह को चुना जाता था। तो ऐसा कैसे हो सकता है, लेट्स सपोज आप एग्जाम्पल के तौर पर बात करें तो चनहुदुरा एंड लोथल में बीड मेकिंग बहुत बढ़िया होता था। तो बीड मेकिंग तब बढ़िया होगा जब या तो बीड मेकिंग के लिए जितने भी रॉ मटेरियल चाहिए वो चनहुदुरा एंड लोथल में आसानी से उपलब्ध हो, एंड उसके अलावा एक और कंडीशन चाहिए कि चनहुदुरा एंड लोथल में बीड मेकिंग से रिलेटेड जितने भी कारीगर हैं वो भी वहाँ होने चाहिए। जो भी बीड मेकिंग से के निपुण कारीगर हैं, मतलब जो एक्सपर्ट कारीगर हैं, जिनकी एक्सपर्टाइज है बीड मेकिंग में, उनकी पॉपुलेशन अच्छी खासी मात्रा में चनहुदुरा एंड लोथल में होनी चाहिए। तभी तो चनहुदुरा एंड लोथल एक बीड मेकिंग के सेंटर ऑफ प्रोडक्शन के रूप में इमर्ज हो पाएगा। फिर चनहुदुरा एंड लोथल में मेटल प्रोडक्शन भी होता था, यहाँ पे सील मेकिंग भी होती थी। सील मेकिंग क्यों पॉसिबल थी, क्योंकि अगर आप देखेंगे तो लोथल वॉज अ पोर्ट सिटी। लोथल पोर्ट सिटी थी, बंदरगाह था। तो सील का क्या काम होता है, 2 काम होता है सील का बेसिकली। एक तो हमने आपको अगर सामान भेजा है और यहाँ पे मेरी मुहर लगी हुई है, सील की जो हिंदी है वो मुहर है, तो मेरी मुहर से आप ये चीज़ जान पाएंगे कि ये कहाँ से आई है। तो यू विल बी एबल टू आइडेंटिफाई द ऑब्जेक्ट, ये किसने भेजा है, ये मैंने भेजा है। एंड दूसरी चीज़, आपको इसकी सिक्योरिटी का भी अंदाजा लग जाएगा। वो कैसे, अगर आप ऑब्जेक्ट को जब हाथ में लेंगे तो वहाँ पे जब सील अगर इंटैक्ट है, मतलब ज्यों की तो जैसा हमने उसमें चिपकाया था वैसी ही है, तो आप ये इंश्योर हो ले कि इसको बीच में छेड़छाड़ नहीं करा गया है, इसको खोला नहीं गया बीच में। अगर सील में कुछ हेर फेर है या थोड़ी सी टूटी हुई है तो यू विल बी श्योर कि इसके साथ छेड़खानी करी गई है। हो सकता है कि इसमें से कुछ सामान भी छुड़ाए गए हों, या अगर कुछ सीक्रेट डॉक्यूमेंट हमने आपको भेजा है बक्से के अंदर, तो आप ये समझ लें कि उस सीक्रेट डॉक्यूमेंट की बात उसने पढ़ ली है या उसने जान ली है। तो सील मेकिंग तब पॉसिबल हो पाता था क्योंकि लोथल में बहुत ज़रूरत पड़ती थी। सामान का कंसाइनमेंट ज़्यादा था मेसोपोटामिया, सामान का कंसाइनमेंट ज़्यादा था ओमान, बहरीन। तो वहाँ पे एक तो आइडेंटिफिकेशन के लिए सील्स की आवश्यकता पड़ती थी, एंड सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए कि हमारे सामान हमारे कंसाइनमेंट के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई है, हमारे डॉक्यूमेंट्स के साथ कहीं छेड़छाड़ तो नहीं हुई, हमारी प्राइवेसी कहीं शेयर तो नहीं होगी। तो सील मेकिंग इसीलिए आप देखेंगे तो लोथल में बहुत ज़्यादा पर्टिकुलरली फेमस थी, बिकॉज दैट वाज अ पोर्ट सिटी एंड वहाँ पे ज़रूरत पड़ती थी। एक जगह से दूसरी जगह कंसाइनमेंट को ले जाना है तो सील मेकिंग की आवश्यकता पड़ेगी। उसके बाद वेट मेकिंग को लेकर एक सेपरेट वीडियो हमने बनाया हुआ है, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे। वेट जो है वो बहुत कड़ीने से बनाए जाते थे, कड़ीने मतलब बहुत ज़्यादा फाइन बनाए जाते थे। वेट एक्चुअली बाइनरी रेशियो पे बनाए जाते थे एंड बहुत टाइप के वेट होते थे, छोटे से बड़े, यानी कि आप कह लो तो छोटे छोटे स्टोन से लेकर बड़े बड़े कंसाइनमेंट तक को नापने का इस्तेमाल था, इंतजाम थे इनके हड़प्पा सिविलाइजेशन के पास। उसके बाद जो दूसरा सेंटर प्रोडक्शन है दैट आर नागेश्वर एंड बालाकोट। नागेश्वर इंडिया में पड़ता है एंड बालाकोट हमारे पाकिस्तान में पड़ता है। हमने कुछ साल पहले यहाँ पे सर्जिकल स्ट्राइक भी करी थी, एयर स्ट्राइक भी करी थी। बहरहाल उन सारी चीज़ों को आप भूल जाए। लोथल वॉज बेसिकली लोकेटेड इन इंडिया, आज भी लोकेटेड है, चनहुदुरा पाकिस्तान में पड़ता है। तो नागेश्वर में शेल ऑब्जेक्ट बहुत ज़्यादा पाए जाते थे, क्योंकि अगर आप नागेश्वर की लोकेशन को देखेंगे तो अभी हम मैप में ट्रेस करेंगे तो ये एकदम गल्फ ऑफ कच्छ के नीचे है, कॉर्नर में पड़ता है। तो ये भी एक कह ले तो कोस्टल सिटी थी, कोस्टल मतलब समंदर से लगती हुई। एंड बालाकोट खुद एक कोस्टल सिटी है, तो वहाँ पे शेल जो शंख है वो बहुत आसानी से मिल जाएंगे। एंड शंख का अलग अलग आभूषणों को बनाने में, मूर्तियों को बनाने में बहुत ज़्यादा रोल होता था, इस्तेमाल होता था इनका। देन बैंगल स्टूडियो को बनाया जाता था यहाँ पर। लैडर्स जो हमने खाना बनाते वक्त हम यूज़ करते हैं उसको ये लोग बनाते थे। एंड देन
अपार्ट फ्रॉम दीज मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, चाहे चनूदरो की बात करें, लोथल की बात करें, नागेश्वर की बात करें, बालाकोट की बात करें, यहाँ पे तो अलग अलग क्राफ्ट के प्रोडक्शन होते ही थे, बल्कि जो बड़े बड़े शहर है मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहाँ पे भी हमें कुछ कारखानों के अवशेष मिले हैं, कुछ क्राफ्ट प्रोडक्शन के अवशेष मिले। सो अपार्ट फ्रॉम दीज सेंटर्स द क्राफ्ट प्रोडक्शन वाज आल्सो डन इन द लार्ज सिटीज लाइक मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, क्योंकि ये तो खास सेंटर्स हो गए चनूदरो और लोथल। यहाँ पे स्पेशली उस टाइप के कारीगर मिलेंगे जो उन क्राफ्ट में निपुण होंगे जिनका वहाँ पे प्रोडक्शन होता है। जैसे चनूदरो में बीड मेकिंग से रिलेटेड कारीगर होंगे, मेटल प्रोडक्शन से रिलेटेड कारीगर होंगे, सील मेकिंग से रिलेटेड कारीगर होंगे। ऐसे ही नागेश्वर में सेल ऑब्जेक्ट बनाने से रिलेटेड कारीगर होंगे, बैंगल्स बनाने वाले कारीगर होंगे, लेडर्स को बनाने वाले कारीगर होंगे, एंड इन सारी ऑब्जेक्ट्स को बनाने वाले एंड इन सारी ऑब्जेक्ट्स के लिए जो रॉ मटेरियल होता है उसको ट्रेड करने वाले आप कह रहे तो व्यापारी भी होंगे। लेकिन ये सारे तो मेजर सेंटर प्रोडक्शन में होता था, जो स्पेशलाइज सेंटर्स होते थे। इसके अलावा जो बड़े बड़े शहर होते थे मोहनजोदड़ो और हड़प्पा, वहाँ पे तो सारी चीज़ें होंगी। अगर आप बड़े शहरों की बात करें तो वहाँ पे टर्शरी सेक्टर भी होता है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल सेक्टर भी होता है, वहाँ पे प्राइमरी सेक्टर हालांकि थोड़ा कम होता है, लेकिन इंडस्ट्री भी होती है, टर्शरी सेक्टर भी होता है। इंडस्ट्रीज भी लगाई जाएंगी एंड बड़े बड़े IT ऑफिसर्स, टेक ऑफिसर्स भी लगाए जाएंगे। सो इसीलिए जो मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा की बड़ी सिटीज़ है वहाँ पे भी हमें कारखानों के अवशेष मिले हैं एंड क्राफ्ट प्रोडक्शन के अवशेष मिले। नाउ मैप में ट्रेस कर लेते हैं मेजर सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन को। तो सबसे पहले तो हमारा आता है चनहुद्रो, जो कि यहाँ पे आप देखेंगे पाकिस्तान के सिंध में है, एंड उसके बाद हमारे पास आता है लोथल, जो कि गुजरात में है। उसके बाद आता है हमारे पास बालाकोट, जो यहाँ पे बलूचिस्तान में पड़ता है पाकिस्तान के, एंड यहाँ पे आता है नागेश्वर, दिस इज द टिप, नागेश्वर। एंड अगर आप ये देख पा रहे हैं तो दिस इज द गल्फ ऑफ कच्छ, एंड ये हमारा गल्फ ऑफ कैम्बे, जिसको हम कहते हैं खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी, एंड ये हमारा कच्छ का गल्फ, जिसको हम कहते हैं कच्छ की खाड़ी, ठीक है। तो ये हो गया रन ऑफ कच्छ, जो कि फैला पाकिस्तान एंड हिंदुस्तान के बीच। सो दिस इज बेसिकली हाउ वी ट्रेस द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन। उसके अलावा जो बड़े बड़े शहर थे उसको भी लोकेट कर लेते हैं, मोहनजोदड़ो एंड द हड़प्पा, यहाँ पे भी मतलब कुछ कुछ क्राफ्ट का प्रोडक्शन होता था। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कैसे हम ये पता लगा पाते हैं कि चनहुद्रो में बीड्स बनाए जाते थे, या शेल ऑब्जेक्ट्स का जो प्रोडक्शन है वो नागेश्वर में होता था, या वेट मेकिंग का जो प्रोडक्शन है वो चनहुद्रो एंड लोथल में होता था, सील मेकिंग लोथल में बहुत बढ़िया करी जाती थी। तो हाउ डू वी आइडेंटिफाई द सेंटर्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड इन प्रोडक्शन के लिए, इन क्राफ्ट के प्रोडक्शन के लिए हमने जो देखा कि अलग अलग मटेरियल्स की जरूरत है, अलग अलग मेटल्स की जरूरत है, अलग अलग स्टोन्स की जरूरत है, तो इनको कहाँ से प्रोक्योर किया जाता था, कहाँ से इनको मंगवाया जाता था, उसको अगली वीडियो में देखेंगे। टिल देन थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड इफ यू हैव लाइक द कंटेंट देन प्लीज प्रेस द लाइक बटन, एंड इफ यू हैव नॉट सब्सक्राइब दिस चैनल प्लीज सब्सक्राइब द चैनल, क्योंकि हम ऐसे ही कंटेंट्स लाते हैं। ये तो आप सब टॉपिक की वीडियो देख रहे हैं। इसके बाद हमारे पास वॉइस शॉर्ट भी रिलीज करते हैं हम लोग, अलग अलग चैप्टर्स के वॉइस शॉर्ट बना के। देन हम लोग जितने भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक्स हैं उनको सिंप्लीफाइड मैनर में आपके सामने एक्सप्लेन करके रखते भी है। जैसा हमने अष्ट विवाह के कॉन्सेप्ट को रखा, जैसा हमने सामंतवादी के कॉन्सेप्ट को रखा, सामंतवादी जो प्रथा है उसके कॉन्सेप्ट को, फिर हमने हड़प्पा सिविलाइजेशन के वेट मेकिंग स्टैंडर्ड को देखा, फिर हमने एंशिएंट रोम के बारे में पढ़ा था। आगे आने वाली वीडियो में हम पढ़ रहे होंगे कि भाई कैसे गोत्र एंड वर्ण में मार्जिनाइजेशन होता है, इसमें बाइफर्केशन क्या है, कैसे एक ही वर्ण में अलग अलग गोत्र समाहित हुए हैं, कैसे अलग अलग गोत्र के लोग, एक ही गोत्र के लोग अलग अलग वर्ण में चले जाते हैं, एंड कैसे एक वर्ण के अंदर विवाह पॉसिबल हो पाता है सेम वर्ण की औरत या सेम वर्ण के पुरुष या सेम वर्ण की महिला से। तो इन सारी चीज़ों को हमने, जो भी कॉम्प्लेक्स टॉपिक है उनके ऊपर हम अलग अलग सेपरेट वीडियो बनाते हैं, ताकि आपके जितने भी कन्फ्यूजन्स हैं उनको हम कलेक्टिवली क्लियर कर सकें। प्लीज़ मेक श्योर दैट यू हिट द सब्सक्राइब बटन, एंड इफ़ यू फाइंड द कंटेंट वर्थ शेयरिंग, अगर आपको इस कंटेंट को लगे कि ये शेयर करना चाहिए, दिस इज वर्थ शेयरिंग, ये शेयर करने के लायक है, तो डू शेयर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ गुड डे।